हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर जेनेटिक्स का शॉर्ट रिवीजन या रैपिड रिवीजन करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के वक्त में आप लोग के पास टाइम कम होता है। आप लोग ये रिवीजन देख करके बहुत टाइम सेव कर सकते हैं। व्हाट इज़ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू। आप लोगों ने मेरा वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम के वक्त रिवीजन लेकर आई हूँ। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है? ये एक साइंटिस्ट है। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पीस प्लांट, पूरे पी के गार्डन पर इन्होंने बहुत सालों तक रिसर्च किया है। पी प्लांट को अपने रिसर्च के लिए चुना था। उसके बाद इन्होंने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया है, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। हेरिडिटी क्या है? अभी मैंने बताया। द टर्म हेरिडिटी मे बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं उसी को हेरिडिटी बोलते हैं हम लोग। लाइक बिगेट्स लाइक। हम लोग को मालूम है कि मैंगो ट्री से मैंगो ट्री ही बनेगा, मैंगो ट्री के बीज से मैंगो ट्री ही निकलेगा। और बिल्ली, जिसको हम लोग बोलते हैं कैट या डॉग, उनके बच्चे उनके ही तरह होंगे, यानी डॉग या कैट के ही बच्चे होंगे। ह्यूमन बीइंग्स का बच्चा इंसान ही बनेगा, ये हम लोगों को मालूम है। जैसे यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया हुआ, मिल्क में जो बैक्टीरिया होता है, तो जितने दिन भी रख देंगे हम लोग उसको, तो मिल्क में जो बैक्टीरिया होता है वो वही बैक्टीरिया, लेकिन उनकी तादाद बढ़ जाएगी, यानी जिसका बच्चा उसी की तरह होगा। ठीक है। वेरिएशन क्या चीज़ है? वेरिएशन इन पॉपुलेशन। जैसे हम इंसान हैं, हम लोग कौन है? ह्यूमन बीइंग्स है। ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है, आप लोग याद रखिएगा। पूरे वर्ल्ड में हम लोग फैले हुए हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन बीइंग्स पाए जाते हैं। पर वेरिएशन क्या है? वेरिएशन यही है कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ के लोग कैसे होते हैं? उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है और वो बहुत, उनका हाइट बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत टॉल होते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर देख लिया जाए तो और भी दूसरे यूपी और वेस्ट बंगाल और दूसरे स्टेट के लोग कैसे होते हैं, दूसरे कंट्री के लोग कैसे होते हैं, इंडिया के लोग कैसे होते हैं? मिडिल हाइट के होते हैं, कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है। तो जो डिफरेंस होता है, मतलब सब ह्यूमन बीइंग्स तो हैं, लेकिन इनके एमंग जो डिफरेंसेस होते हैं उसी को वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन इन पॉपुलेशन। ओके, समझ में आएगी आप लोगों को? क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके थ्रू होता है? क्रोमोसोम के थ्रू होता है। और उसके आगे क्रोमोसोम में क्या होता है? जीन्स पाया जाता है, जो जीन्स कैरेक्टरिस्टिक को कैरी करता है। क्रोमोसोम कैसे कैरी करता है हेरिडिटी को? फोटोग्राफ ऑफ द डिवाइडिंग सेल न्यूक्लियस कैन बी टेकन थ्रू अ हाई पावर लाइट माइक्रोस्कोप। हम लोग डिवाइडिंग सेल का, न्यूक्लियस का फोटोग्राफ कैसे देख सकते हैं? These photographs are used for artificially arranging the chromosomes according to their size and shape on a chart, जिसको हम लोग कैरियोटाइप बोलते हैं। ठीक है, कैरियोटाइप किसको बोलते हैं? क्रोमोसोम नंबर। द क्रोमोसोम नंबर इज कांस्टेंट फॉर द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पेसीज। हर स्पेसीज के लिए क्रोमोसोम नंबर बार वो कभी बदलेगा नहीं, फिक्स है। चार्ट में यहाँ नीचे एक दिया हुआ है। ठीक है। ह्यूमन बींग्स में कितना पाया जाता है? 46 क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फाउंड इन ह्यूमन बींग्स इज 46 क्रोमोसोम। उसको हम लोग 23 पेयर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स भी बोल सकते हैं। चार्ट दिया हुआ है सभी का। क्रोमोसोम क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम को क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहते हैं। इन ईच ऑर्गेनिज्म द क्रोमोसोम अकर इन इवन नंबर। इवन नंबर में होता है 2, 4, 6, इवन नंबर है सब। दिस इज सो बिकॉज दे ऑलवेज अकर इन पेयर्स। पेयर्स में क्यों रहते हैं? क्योंकि एक फादर से और एक मदर से, दोनों से एक साथ ही लेते हैं एक तरह का, इसलिए वो पेयर्स में ही रहते हैं।
इसलिए ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो 23 पेयर्स में रहते हैं। ठीक है, पेयर्स में रहते हैं मतलब इवन नंबर है, 46 इवन नंबर है, जिसमें से 23 पेयर्स में से 22 बिल्कुल एक जैसे होते हैं। यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है 22 बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन 23rd वाला में डिफरेंस होता है। फीमेल में XX पाया जाता है और मेल में XY पाया जाता है। ठीक है, तो जो 22 एक जैसे होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोसोम, उस क्रोमोसोम को बोलते हैं ऑटोसोम। और जो 23rd वाला में थोड़ा डिफरेंस पाया था उसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। इसी सेक्स क्रोमोसोम की वजह से डिपेंड करता है कि न्यूबॉर्न बेबी फीमेल या मेल होगा। क्रोमोसोम कैरियर्स ऑफ जीन्स। ऑल स्पीसीज हैव फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हम लोगों को मालूम है क्रोमोसोम फिक्स है सभी स्पीसीज में। कैरेक्टरिस्टिक मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताया है कि लायन एंड कैट दोनों का क्रोमोसोम नंबर 38 होता है, फिर भी दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस, बॉडी का साइज, कलर बिल्कुल अलग होता है। तो जीन्स क्रोमोसोम के नंबर पर डिपेंड नहीं करता है कि दोनों एक जैसे होंगे। ऑल सच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म आर मतलब जितना कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रांसमिशन होता है या ट्रांसफ़र होता है वो किस पे डिपेंड करता है? जीन्स पे। जीन कौन है? क्रोमोसोम का कैरियर है, यानी क्रोमोसोम को कौन लेके जाता है? क्रोमोसोम कैरियर्स ऑफ जीन्स। ठीक है, क्रोमोसोम में जीन्स पाया जाता है, यानी यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोला जाता है या यूनिट ऑफ क्रोमोसोम बोलेंगे हम लोग जीन्स को। तो जीन्स की वजह से ही कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिशन होते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं करता है कि बॉडी साइज और अपीयरेंस सब सेम होगा। अगर क्रोमोसोम नंबर सेम है तो ये सब भी सेम होगा। ये सब किसकी वजह से होता है? जीन्स की वजह से होता है। जीन्स एंड देयर एलीज। एलीज क्या है? जीन्स तो अभी आप लोग समझ गए क्या है। नॉर्मली एवरी जीन हैज़ 2 अल्टरनेटिव फॉर्म। एवरी जीन हैज़ 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर अ कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट्स। मतलब हर जीन का हर एक जीन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म रखता है जिसका डिफरेंट इफेक्ट होता है। दोनों अलग अलग होता है, दोनों एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट होता है और डिफरेंट इफेक्ट रखता है। दिस अल्टरनेटिव फॉर्म्स आर कॉल्ड द एलीज। फॉर एग्जाम्पल इन कैरेक्टर ऑफ टंग रोलिंग, प्रोजेक्टिंग द टंग आउट ऑफ माउथ इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब। मतलब टंग रोलिंग मीन्स जबान मुंह से बाहर निकालेंगे और उसको रोल करके देखेंगे रोल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे वो 2 तरह के एलिस को लिया गया, यानी जीन्स का कैरेक्टर, ये कैरेक्टर को एग्जाम्पल बना के दिया है। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, आइदर वन कैन रोल द टंग और नॉट, और वन कैन नॉट। मतलब कोई एक टंग रोलिंग कर सकता है और कोई एक नहीं कर सकता। तो ये दोनों एलिस हो गया जीन्स का। जीन्स में तो कैरेक्टर पाया जा रहा है कि टंग रोलिंग प्रोजेक्टिंग है, टंग रोलर होना चाहिए जीन्स में, लेकिन उसका 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, 2 एलिस हो गया जो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है बिल्कुल। एक टंग रोलर हो सकता है और एक टंग रोलर नहीं हो सकता है। अब डोमिनेंट एंड रेसिव एलिस कौन सा है, क्या है, किसको बोलते हैं? तो डोमिनेंट एलिस उसको बोलते हैं जिसका कैरेक्टर बाहर एक्सप्रेस हो, यानी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, दिखा सके, उसको बोलते हैं डोमिनेंट एलिस। और रिसेसिव एलिस क्या है? कैरेक्टर कौन सा है, एलिस कौन सा है जो कैरेक्टरिस्टिक या जो एलिस अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, दब जाए, नीचे दब कर रह जाए, उसको बोलते हैं रिसेसिव एलिस। जीनोटाइप डोमिनेंट एले, द काइंड ऑफ एले विच एक्सप्रेस इटसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलिस फॉर अ गिवन जीन। एग्जाम्पल द डोमिनेंट एले फॉर अ हाइट इन गार्डन पी इज टॉल। डोमिनेंट एले का मतलब यही हुआ कि टंग रोलर में ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो टंग रोल कर सक रहा है, यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट एले है, उसका कैरेक्टरिस्टिक बाहर आया, नज़र आ रहा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसलिए उसको डोमिनेंट एले बोलते हैं। और रिसेसिव एले उसको बोलेंगे जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, प्रेजेंस नहीं कर पाया, उसको बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर या रिसेसिव एलिस। जेनोटाइप एंड फेनोटाइप क्या है? द 3 सिचुएशन pertaining to any pair of gene as for example in tongue rolling। यहाँ पे टंग रोलिंग का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैन बी एज फॉलोज।
आर आर डबल आर, दो कैपिटल आर है, उसको बोथ डोमिनेंट बोलेंगे। डोमिनेंट के लिए हम लोग कैपिटल लेते हैं। तो ये क्या हुआ, टंग रोलर हुआ। और एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर को बोलेंगे वन डोमिनेंट वन रेसेसिव, यानी टंग रोलर ये भी हुआ। पर अगर दोनों स्मॉल आर है तो ये क्या है, बोथ रेसेसिव यानी नॉन रोलर हुआ, ये बिल्कुल नहीं करेगा। होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट किसको बोलते हैं? होमोजाइगस मीन्स जिसमें दोनों डबल आर, दोनों कैपिटल आर है, उसको होमोजाइगस बोलेंगे, यानी दोनों तरह दोनों सेम है, इसलिए होमो मतलब होमो का मीनिंग क्या होता है, सिमिलर। तो पेयर जो है बिल्कुल सेम है, इसलिए इसको होमोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे। और हेट्रोजाइगस मीन्स एक तो कैपिटल एक तो स्मॉल आर रहेगा, डिसिमिलर पेयर, उसको हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे। जीनोटाइप, द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप क्या होता है कि जीन्स में पाया जाता है, एक सेट ऑफ जीन्स है जो सेल में प्रेजेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के। और फेनोटाइप क्या है, द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक विच आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड। फेनोटाइप का मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को नज़र आए, जो दिखाई दे, जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको फेनोटाइप बोलते हैं। यहाँ भी एग्जाम्पल दिया हुआ, फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रेन, टंग रोलिंग एंड एग्जाम्पल इनहेरिटेंस। हेरिडिटी का यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ टंग रोलर की, मदर और फादर को लेकर के यहाँ पे दिया हुआ है। इसको पुनेट स्क्वायर के जरिए समझते हैं। जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सब जो लिखा हुआ है, उसको पुनेट स्क्वायर के जरिए समझते हैं। पेरेंट मेल, पेरेंट मेल क्या है, होमोजाइगस टंग रोलर है। होमोजाइगस टंग रोलर मीन्स दोनों कैपिटल आर होगा। लेकिन फीमेल क्या होगा, एक हेट्रोजाइगस होगा, तो एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। ठीक है, इसको यहाँ पे इसी बात को एक्सप्लेन किया गया पुनेट स्क्वायर के जरिए, इसको समझते हैं। अब इसको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, दोनों कैपिटल आर होगा। फिर इससे इसको क्रॉस करेंगे तो दोनों क्या होगा, कैपिटल आर होगा, एक ये। लेकिन जब इससे इसको करेंगे क्रॉस तो क्या होगा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। फिर जब इससे इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। तो क्या रेशियो बना, यहाँ 50% होमोजाइगस और 50% हेट्रोजाइगस। हम लोग को रिजल्ट क्या मिला F1 जनरेशन में कि 50% डोमिनेंट होमोजाइगस और 50% यानी 50% आधा आधा दोनों मिला हम लोगों को। तो 50% होमोजाइगस और 50% हेट्रोजाइगस दोनों हम लोगों को रिजल्ट में मिला। ठीक है, इसी बात को यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सर्टेन डिसऑर्डर काउज ड्यू टू हेरिडिटी के वजह से कुछ सारे डिसऑर्डर भी आते हैं, जैसे हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस आर मोर कॉमन इन मेल्स दैन इन फीमेल्स। सच डिफेक्ट्स आर ड्यू टू रेसेसिव जेन्स। ये किस वजह से ये बीमारी होता है, ये सब डिजीज़ क्यों होता है, क्योंकि रेसेसिव जेन्स की डिफेक्ट की वजह से, विच अकर्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम, जो एक्स क्रोमोसोम में आकर होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, इज़ एन इनहेरिटेड डिजीज ड्यू टू विच अफेक्टेड इंडिविजुअल्स कैन नॉट डिफ्रेंशिएट। मतलब कोई इंसान ये नहीं पहचान सकता है कि मोस्टली रेड एंड ग्रीन ये सब फ़र्क कर लेगा, लेकिन अगर ब्लू है तो ब्लू का ये कलर रॉयल है और ये नेवी ब्लू है, मतलब इतना डिफरेंस नहीं कर पाएगा। ये लाइट ब्लू है, ठीक है, उसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ज़्यादा मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है, फीमेल में बहुत कम होता है। हेमोफीलिया क्या है, इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच सफर्स होमोजाइगस रेसेसिव फीमेल एंड रेसेसिव एग्स बेयरिंग मेल एट अ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग टू डेथ। हीमोफीलिया एक ऐसा डिजीज़ है जो अगर कहीं पे कट जाए अगर, या कोई
चोट लग जाए तो ब्लड रुकता ही नहीं है, ब्लड बहता चला जाएगा, यहाँ तक कि उसकी डेथ भी वाक़ई हो सकती है। तो ये हेरिडिटी प्रॉब्लम है, हेरिडिटी की वजह से दो ऐसे बीमारी है जो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया है, जो एक्स क्रोमोसोम की वजह से होते हैं। इसी बात को केस 1 में यहाँ पे पुनेट स्क्वायर के थ्रू समझते हैं। एक्स नॉर्मल मदर, एक्स पे डिफेक्ट के कलर ब्लाइंड फादर है, एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स वाई यहाँ पे मदर दोनों नॉर्मल है, एक्स, तो इससे इसको क्रॉस करेंगे तो एक टू ये वाला एक टू वाला लिखेंगे तो कैरियर डॉटर हो जा रहा है, और एक इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और वाई यानी क्या नॉर्मल सन हो जा रहा, ठीक है, नॉर्मल सन। लेकिन जब फिर इससे इसको करेंगे तो फिर कैरियर डॉटर आ जा रहा है, ये डिफेक्टिव हो जा रहा है। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल सन हो जा रहा है, ठीक है। केस 2 इसी तरीके से दिया हुआ है, केस 3 दिया हुआ है पुनेट स्क्वायर में। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस, मेंडल्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किया इनहेरिटेंस के लिए? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ग्रेगर जॉन मेंडल इन द mid-19th century. Mendel was an Australian monk and he conducted breeding experiment on garden pea. गार्डन पी पे इसने अपने एक्सपेरिमेंट किया। पीस का साइंटिफिक नेम पिजम सैटिवम है। हिज फाइंडिंग बिकम अ माइलस्टोन इन बायोलॉजी, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। मेंडल क्रॉस्ड प्योर ब्रीडिंग वैराइटीज फर्स्ट बाय टेकिंग ओनली वन फीचर एट अ टाइम। जब इन्होंने क्रॉस कराया प्योर ब्रीडिंग को लेकर के, प्योर ब्रीडिंग वैराइटीज प्लांट को लेकर के, तो सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने लिया एट अ टाइम, वन फीचर लिया, मेल और फीमेल वन फीचर को लिया एक साथ क्रॉस कराने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मतलब वन फीचर लेकर के क्रॉस कराया। लेकिन जब बाय टेकिंग टू फीचर्स, दो फीचर लिए दोनों पेरेंट मतलब मेल और फीमेल के, तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा। ही ट्राइड विथ ऑल द 7 फीचर्स एंड हिज ऑब्जर्वेशन, इन्होंने पी प्लांट के 7 कैरेक्टरिस्टिक को नोट किया और इन सब को लेकर के क्रॉस कराया कि क्या रिजल्ट निकलेगा। केस 1 में हम लोग पढ़ेंगे, वन ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज शोन बिलो इन अ प्योर ब्रीडिंग प्लांट बेयरिंग टर्मिनल फ्लावर वाज क्रॉस पोलिनेटेड विद अ प्योर ब्रीडिंग प्लांट हैविंग एक्सिलरी फ्लावर। यानी केस 1 में उन्होंने क्या किया, टर्मिनल फ्लावर लिया और एक्सिलरी फ्लावर लिया। टर्मिनल फ्लावर, एक्सिलरी फ्लावर क्या, फ्लावर्स बोर्न इन द एक्सिल ऑफ द लीव्स। इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक को क्रॉस करवाया। एंड प्लांट्स विद टर्मिनल फ्लावर्स इन द रेशियो 3:1 दिस वेयर ऑफ विजिबल फॉर्म्स। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, देखिए टर्मिनल फ्लावर को स्मॉल ए लिखा, एक्सिलरी को कैपिटल ए लिखा, दोनों को जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आएगा, ए एक कैपिटल है, एक स्मॉल, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है। जब F2 जनरेशन है फिर उन दोनों को क्रॉस कराया गया तो क्या रिजल्ट आएगा, 3:1 का रेशियो आएगा। इसी बात को पुनेट स्क्वायर के जरिए समझते हैं हम लोग। टर्मिनल फ्लावर को स्मॉल है और एक्सिलरी फ्लावर कैपिटल ए से क्रॉस कराया, तो पुनेट स्क्वायर इसका क्या बनेगा, कैसे बनेगा, F1 जनरेशन में तो 50% हम लोगों को मिलेगा, 50% टर्मिनल फ्लावर, 50% एक्सिलरी फ्लावर F1 जनरेशन में। लेकिन F2 जनरेशन में क्या मिलेगा, F1 जनरेशन में जो आया उसको अगर करेंगे तो ए मेल और ए फीमेल, तो इसको इससे क्रॉस करेंगे तो एक दोनों कैपिटल ए हो जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो एक स्मॉल एक कैपिटल ए, इससे इसको करेंगे तो ऐसे आएगा। फिर इसको करेंगे तो यानी रेशियो यहाँ पे क्या हुआ ना,
फेनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ? थ्री इज टू वन। क्या अभी हम लोग पढ़ करके गए हैं कि जिसमें कैपिटल ले रहेगा ये क्या है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है दोनों, तो इसका रेशियो होगा 3:1। क्योंकि फेनोटाइप का मतलब क्या है, जो हम लोग देख सकते हैं, जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी को नोट करते हैं हम लोग 3:1। लेकिन अगर जेनोटाइपिक रेशियो पूछा जाए तो इसी का क्या होगा? 1 अलग है, ये बिल्कुल अलग है। कैरेक्टरिस्टिक जो जेनेटिकली कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग देख नहीं सकते हैं, 1 अलग है, 2 एक जैसा है, तो 2:2 ये बिल्कुल अलग है, तो 2:1 हुआ। तो F2 जनरेशन का हमारा ये आंसर होगा। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ को ले तो क्या होगा? F1 जनरेशन में वही होगा, TT प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ से अगर क्रॉस कराया जाए तो क्या निकलेगा? TT निकलेगा। 50% ये 50% वो, ठीक है। लेकिन अगर F2 जनरेशन इसका देखा जाए तो वही पुनेट स्क्वायर के थ्रू क्या नज़र आएगा? TT T स्मॉल t T बिल्कुल इसी की तरह नज़र आएगा। यहाँ पर भी फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट होमोजाइगस है, ये डोमिनेंट हेट्रोजाइगस है, ये दोनों, तो इसलिए 3:1 होगा। ये बिल्कुल अलग है, ये क्या है? ये रेसेसिव कैरेक्टर है, ये रेसेसिव कैरेक्टर है, इसीलिए ये बिल्कुल अलग है, दोनों स्मॉल है। तो इसका जेनोटाइपिक क्या होगा? ये बिल्कुल अलग है पूरा, यानी ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो 1:2, ये बिल्कुल सेम है 2, इसलिए 2:1। यानी कोई से भी आप लोग को एग्जाम्पल दिया जाए उसका पुनेट स्क्वायर फेनोटाइपिक F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक 3:1 होगा और जेनोटाइपिक 1:2:1 होगा। ठीक है, 2 एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया आप लोगों को, और कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए ऐसे ही बनेगा। तो ये अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे, जहाँ पे सिर्फ एक एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया गया है, तो इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये सब केसेस था जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का? मतलब है कि इसमें 2 कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करवाया था उन्होंने, मेंडल्स ने। Dibride ratio gives us the breeding result with 2 pairs of contrasting character. Mendel tried several combination. One such combination was the crossing of variety with round and yellow. एक उन्होंने क्या कराया कि राउंड और येलो सीड लिया, यानी 2 कैरेक्टर विथ अनदर वैरायटी हैविंग wrinkled एंड ग्रीन सीड, दोनों को लेकर के कराया। तो F1 जनरेशन में राउंड और येलो मिला, लेकिन F2 जनरेशन में राउंड येलो, इसी को पुनेट स्क्वायर के थ्रू नीचे है, देखिए राउंड एंड येलो को कैपिटल R कैपिटल Y दिया गया है, और व्रिंकल एंड ग्रीन को स्मॉल r स्मॉल y दिया गया है। 2 कैरेक्टर को जब क्रॉस करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? आर वाई F1 जनरेशन में ऐसे आ जाएगा, आर वाई। तो 2 इसका है, ये दोनों राउंड एंड येलो का है, और ये वाला दोनों व्रिंकल एंड ग्रीन का है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और जो 2 इधर लिखना बाकी था ये फीमेल का है, ये दोनों इसका फीमेल का है, सॉरी फीमेल का यहाँ है, मेल का इस तरफ है। जब क्रॉस कराया जाएगा तो सब कैपिटल होगा, क्रॉस करके देख लो, इससे इसको कराया गया, फिर इससे इसको कराया गया, फिर इसको इससे कराया गया, फिर पहले का काम खत्म, दूसरे से इसको लिया गया, इसको लिया गया, तो टोटल कितना निकलेगा? इसमें रेशियो आएगा F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1। काउंट करके देख लो। सबसे पहले जो येलो है वो कैट हुआ है 9:3, 3 क्या है? ग्रीन है। उसके बाद येलो वाला जो श्रिंकल्ड है वो भी 3 है, और जो एकदम एक श्रिंकल्ड ग्रीन है वो 1 है, इसलिए इसका रेशियो
ऐसे आएगा। नेक्स्ट है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ इनहेरिटेंस क्या है? मेंडल्स लॉ ने जनरलाइजेशन किया रिजल्ट ऑफ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर समराइज्ड अंडर 3 लॉज। इन 3 लॉज के अकॉर्डिंग ही इनहेरिटेंस का लॉ एक्सपेरिमेंट किया, इन्हीं लॉ के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। आउट ऑफ अ पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। जब हम लोग कहीं भी प्लांटिंग करते हैं या प्लांटेशन के लिए बहुत सारा सीड्स को हम लोग डालते हैं सॉइल में, तो बहुत सारे सीड्स में से कुछ ऊपर की तरफ ग्रो हो जाते हैं और कुछ अंदर रह जाते हैं। सारा सीड्स ऊपर जर्मिनेट नहीं हो पाता। तो जो ऊपर निकल के आ जाते हैं, जो निकल जाते हैं बाहर, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उनको बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो सीड नीचे रह जाते हैं, ऊपर नहीं आने पाते हैं, नहीं ग्रो कर पाते, उनको बोलते हैं रेसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस उसी को बोला गया है कि जो डोमिनेंट, जो पावरफुल होता है वो ऊपर निकल आता है, जो पावरफुल नहीं होता वो नीचे दब के रह आता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रेशन, also called the law of purity of gametes. The two member of a pair factor separate during the formation of gametes. They do not blend but segregate और separate। blend नहीं करते लोग दोनों, लेकिन segregate और separate into different gametes में separate रहते हैं। The gametes combine together by random fusion at the time of zygote formation के तौर पर के वक्त पर इनमें, इनके gametes में combination होता है, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रेशन, यानी सेपरेट रहते हैं, ब्लेंड नहीं करते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजर्मेंट, व्हेन देयर आर 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलिस ऑफ वन कैरेक्टर इनटू द गैमेट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एलिस क्या होता है। तो डिफरेंट एलिस डिफरेंट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दोनों एक दूसरे का मिक्स नहीं होता, दोनों अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, इंडिपेंडेंट होता है, दूसरे एलिस के कैरेक्टरिस्टिक के लिए डिपेंड नहीं होता है। अपने अपने कैरेक्टर के लिए दोनों एलिस अपने अपने कैरेक्टर के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, और इंडिपेंडेंट तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलिस जो है अदर कैरेक्टर के लिए होते हैं, जो F1 जनरेशन में नज़र आता है हम लोगों को। एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ क्या है? अ नॉलेज ऑफ द बेसिक मेंडेलियन प्रिंसिपल गिव अस आइडिया। अब हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि अभी आप लोग इतना सारा एग्जाम्पल पढ़ करके क्या समझे, हम लोग आइडिया लगा सकते हैं अब पुनेट स्क्वायर के थ्रू या पढ़ने के बाद, मेंडल्स लॉ के बाद, कि आने वाले जनरेशन में कितना मेल कितना फीमेल प्लांट होगा, बेबी होगा। सच इन्फॉर्मेशन इज़ अ ग्रेट ऑफ इम्पॉर्टेंस बोथ प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर्स फॉर प्रोड्यूसिंग। अब जो प्लांट ब्रीडर्स है, जो प्लांट का ये करते हैं, अच्छे किस्म का प्लांट उगाते हैं, वो लोग भी समझ गए कि कितने अच्छे किस्म का कौन सा सीड यूज़ करेंगे तो कौन सा प्लांट मिलेगा, हमें कैसा प्लांट मिलेगा। New types of plant with new combination of useful characteristic can be produced by aberration। इस मेंडल्स लॉ के बाद या एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग ये समझ गया कि कौन कौन से कलर का प्लांट, कौन से कैरेक्टर को लेकर के अगर हम लोग क्रॉस कराएंगे तो किस कलर का उसमें फ्लावर होगा, किस तरह का फ्रूट होगा। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज़ अ सडन चेंज इज़ वन और मोर जीन्स। म्यूटेशन एक सडन चेंज है जीन्स में या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में, नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में। ठीक है, म्यूटेशन क्या है? एक सडन चेंज है जीन्स में या नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में। म्यूटेशन ऑल्टर द हेरिडिटी मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सेल एंड रिजल्ट इन द चेंज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक भी अगर जीन्स में या क्रोमोसोम में कोई चेंजिंग होगा तो कैरेक्टरिस्टिक में भी चेंजिंग हो जाएगा। तो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ सिकल सेल एनीमिया और रेडियोएक्टिव रेडिएशन। 1945 में जापान में एक वर्ल्ड वार 2 के दौरान एक एक्सप्लोजन हुआ था एटॉमिक बॉम्ब का, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिरोशिमा नागासाकी पर, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में अचानक वही सडन चेंज इन जीन्स और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम या नंबर ऑफ क्रोमोसोम हुआ था, जो आज तक वहाँ के लोग इन सब बीमारियों से इफ़ेक्ट करते हैं। अगर वो ऊपर से इतने सालों बाद अगर वो ऊपर से बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से उनके म्यूटेशन में, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके क्रोमोसोम में ये डिफेक्ट आ गया है। क्या है? सिकल सेल एनीमिया, अ ब्लड डिजीज काउज्ड बाय अ जीन म्यूटेशन। जीन्स में अचानक चेंज होने की वजह से हुआ। द म्यूटेशन काउजेज चेंज इन डीएनए रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ सिकल सेल आरबीसी। डीएनए और जीन्स में चेंज होने की वजह से क्या हुआ, वहाँ के लोगों के ब्लड में आरबीसी का शेप सिकल शेप्ड हो गया, इसीलिए इस बीमारी को सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं।
रेडियोएक्टिव रेडिएशन ऑल्सो अल्टर द जेन स्ट्रक्चर एंड देयर इफेक्ट कैन बी सीन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। बहुत सारे जनरेशन के बाद 1945 से अभी तक कितना जनरेशन पार कर गया होगा, लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट जो उस बॉम्ब में रेडियोएक्टिव रेडिएशन था जो हिरोशिमा पे गिराया गया था, वो अभी तक इतने जनरेशन के बाद भी लोगों में नज़र आता है। had led to a number of deformities in the body of plants and animals which are still present। अभी तक का प्रेजेंट है, मतलब अभी तक जितने लोग वहाँ के हैं उनके बॉडी में और उनके क्रोमोसोम में ये इफेक्ट करता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।